क्या होता है जब सिद्धार्थ नाम का एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अचानक एक खूनी के खेल का हिस्सा बन जाता है। उसकी पत्नी कहीं गायब हो जाती है और उसके ऊपर अपने ही दोस्तों के कत्ल का इल्जाम लगता है। क्या ये सिर्फ कोई इत्तेफाक है या फिर सिद्धार्थ को फंसाने की बड़ी साजिश? तो आखिरकार ये सब कुछ कौन और क्यों कर रहा है, यही देखेंगे हम आज की क्राइम की कहानी में, जिसका नाम है ओका पाथकम प्रकारम, जो कि हाल ही 2025 में रिलीज हुई है, जिसे डायरेक्ट किया है विनोद विजयन जी ने। और दोस्तों IMDb पर मिले है इस फिल्म को 8 आउट ऑफ 10। तो अगर आपको ऐसे ही थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही धमाकेदार खतरनाक मूवीज देखने को मिलती है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिद्धार्थ और रत्नाकर नाम के दो वकीलों के बीच में मुकाबला चल रहा था। अब रत्नाकर अपनी बात को कोर्ट के सामने रखता है, लेकिन सिद्धार्थ, जो कि रत्नाकर के खिलाफ लड़ रहा होता है, वो यहाँ पर कुछ भी न कहते हुए ऐसा ही बैठा होता है। और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने ही ख्यालों में कहीं खोया हुआ है। उसका बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिद्धार्थ ने कुछ दिन पहले से ही नशीली दवाई लेना शुरू किया था और ये सब कुछ उसी के साइड इफेक्ट्स थे। तो दोस्तों, सिद्धार्थ की लाइफ में ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से वो नशीली दवाई ले रहा है? अब यहाँ पर जज साहब सिद्धार्थ को अपनी बात कोर्ट के सामने रखने के लिए कहते हैं, लेकिन तब भी सिद्धार्थ कोई भी जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि वो पूरी तरीके से नशे में होता है। अब ये देखकर दूसरा वकील रत्नाकर उसे शराबी, बेवफा ऐसी गालियां देने लगता है और जज को रिक्वेस्ट करता है कि सर, सिद्धार्थ को पनिशमेंट दी जाए। और अब यहाँ पर रत्नाकर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। अब यहाँ पर सिद्धार्थ को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो सबके सामने गुस्सा होकर रत्नाकर का कॉलर ही पकड़ लेता है। ये देखकर जज साहब सिद्धार्थ के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सिद्धार्थ के इस बिहेवियर के लिए वो तुरंत ही उसे 6 महीने के लिए सस्पेंड कर देते हैं। यानी कि अब अगले 6 महीने तक सिद्धार्थ कोई भी केस नहीं लड़ सकता था। अब दोस्तों, सिद्धार्थ की यह हालत कैसे हुई, वो नशीली दवाइयों का आदी कैसे हो गया और रत्नाकर की सिद्धार्थ के साथ क्या दुश्मनी है, ये सब दिखाने के लिए अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम सिद्धार्थ को देखते हैं, जो कि एक बेहतरीन वकील होने के साथ साथ एक नेक दिल इंसान भी है। वो हमेशा अपराध के खिलाफ खड़ा रहता है। अब उसकी इस खासियत को दिखाने के लिए हमें एक केस दिखाया जाता है जिसने उसे लड़ा था। अब ये मामला शहर के सबसे बड़े गुंडे प्रकाश के खिलाफ होता है, जिसने कि एक लड़की के साथ बलात्कार किया था। और ये प्रकाश लोगों को मारने में जरा सा भी हिचकता नहीं था। अब यहाँ पर कोर्ट में प्रकाश का बचाव करने के लिए उसका और कोई नहीं है बल्कि रत्नाकर ही वकील होता है। और यहाँ पर रत्नाकर के खिलाफ सच के साथ खड़ा होता है सिद्धार्थ। तो अब इस केस में सिद्धार्थ अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके खिलाफ सबूत पेश करता है और फाइनली प्रकाश को उम्र कैद की सजा हो जाती है और रत्नाकर ये केस हार जाता है। जब पुलिस प्रकाश को जेल ले जा रही होती है तो वो सिद्धार्थ को धमकी देते हुए कहता है कि मैं जब भी जेल से बाहर आऊंगा मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अब उस टाइम पर ये सब कुछ सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर उसके बाद सिद्धार्थ उस धमकी को नजरअंदाज करते हुए अपने काम और जिंदगी में बिजी हो जाता है। अब ऐसे ही एक दिन हम देखते हैं सिद्धार्थ अपने क्लाइंट के माता पिता से प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन करने के लिए एक ओल्ड एज होम जाता है। तभी वहां पर सीता नाम की एक लड़की आकर उसे रोकती है। वो उसे कहती है कि आपके क्लाइंट ने अपने माता पिता को यहाँ पर छोड़ दिया और अब उसके बिजनेस में नुकसान होने की वजह से वो उनकी जमीन हड़पना चाहता है। अब यहाँ पर सिद्धार्थ को पता चलता है कि यहाँ पर सीता अक्सर आया करती है। और दोस्तों, सिद्धार्थ को यहाँ पर पहली नजर में सीता से प्यार हो जाता है। वो सीता से कहता है कि उसे अपने क्लाइंट के रिलेटेड इतने डिटेल में कुछ पता नहीं था, वो तो बस यहाँ पर क्लाइंट के कागजातों पर साइन करवाने के लिए आया था। वो सीता से वादा करता है कि वो खुद उनके बेटे को समझाएगा कि वो अपने माता पिता को अनाथ आश्रम से अपने घर ले जाए, नहीं तो वो जमीन उसे नहीं मिलेगी। अब सिद्धार्थ की ऐसी अच्छी बातें सुनकर सीता उसे माफी मांगती है कि उसने बेवजह ही सिद्धार्थ के ऊपर गुस्सा किया। उसे नहीं पता था कि सिद्धार्थ एक अच्छा इंसान है। अब दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर सिद्धार्थ को सीता पसंद आ गई थी, इसीलिए वो किसी न किसी बहाने से यहाँ पर उससे मिलने के लिए आता रहता है। फिर देखते ही देखते उन दोनों में प्यार हो जाता है और कुछ ही दिनों में उनकी शादी भी हो जाती है। अब सिद्धार्थ के माता पिता तो इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए वो तो अपनी बहन अनु के साथ उसके घर पर रहता है। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी फिर से आती है प्रेजेंट में और हम सिद्धार्थ को बहुत ही बुरी हालत में देखते हैं, जो कि एक क्लब में नशे में धुत एक लड़की दिव्या के साथ होता है। और वो यहाँ पर भी बहुत सारी नशीली दवाइयां लेने लगता है और यहाँ पर उसकी फ्रेंड दिव्या भी पूरी तरीके से होश में नहीं थी, वो तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रही थी। फिर सिद्धार्थ उसे हॉस्टल छोड़ देता है और वहां से अपने घर पर चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद, मतलब कि सिद्धार्थ के वहां से जाने के बाद, हम देखते हैं कि कोई दिव्या का पीछा करने लगता है। जब वो दिव्या के सामने आता है तो दिव्या उसे देखकर थोड़ी मुस्कुराती है। अब यहाँ पर हमें उस व्यक्ति का चेहरा नहीं दिखाया जाता। तभी दोस्तों, वो शख्स अचानक ही दिव्या के सर पर जोरदार वार करता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगली सुबह हम देखते हैं कि पुलिस वालों को दिव्या की लाश उसके हॉस्टल से एक दूर सुनसान जगह पर मिलती है। तो पुलिस तुरंत ही उस लाश के पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचती है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि इस केस को एसीपी राघव और उसकी जूनियर कविता हैंडल कर रही होती है। अब यहाँ क्राइम सीन पर राघव तो मीडिया वालों के सवाल के जवाब दे रहा होता है, लेकिन कविता दिव्या की बॉडी को ध्यान से देख रही होती है। तभी उसे दिव्या के मुंह में एक पत्थर नजर आता है। साथ ही किलर ने एक जगह पर सी जैसा निशान बनाया था। अब दोस्तों ये किलर कौन है, उसने ये सब कुछ क्यों किया, इसी के बारे में कविता सोचने लगती है। फिर यहाँ से उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और कविता इस केस की डिटेल राघव सर को बताने लगती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम साफ साफ देख पाते हैं कि राघव थोड़ा घमंड किस्म का पुलिस ऑफिसर है, जो कि बार बार कविता से कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और इसलिए कविता को भी हमेशा उसे सलाम करना पड़ता है। लेकिन कविता उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपना काम करती रहती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सिद्धार्थ को एक एंटीक पीस की दुकान पर देखते हैं। इस दुकान के मालिक का नाम होता है जोसेफ। अब इस जोसेफ की वजह से ही सिद्धार्थ नशीली दवाइयों का आदी हो गया था। सिद्धार्थ ये दवाइयाँ इसलिए ले रहा था ताकि जो दर्द है उसे झेलने में उसे ताकत मिले। अब सिद्धार्थ जोसेफ से पूछता है कि क्या उसके पास कृष्ण की मूर्ति आई है, तो जोसेफ उसे एक मूर्ति लाकर देता है, जिसके बदले में वो सिद्धार्थ से पैसे नहीं लेता। उसके बाद वहां से सिद्धार्थ अपने घर पर आता है, उस मूर्ति को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अब यहाँ पर सिद्धार्थ को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस मूर्ति के साथ उसकी दर्दनाक यादें जुड़ी हुई है। अब उन्हीं यादों को दिखाने के लिए कहानी जाती है फिर से फ्लैशबैक में, और यहाँ पर हम देखते हैं कि सिद्धार्थ और सीता की शादी के बाद क्या हुआ था। एक बार जब सिद्धार्थ जोसेफ के एंटिक शॉप पर गया हुआ था, तो सीता ने उसे भगवान कृष्ण की मूर्ति लाने के लिए कहा था, लेकिन उस वक्त दुकान में एक भी मूर्ति नहीं थी। तो जोसेफ ने सिद्धार्थ से वादा किया कि वो कुछ ही दिनों में एक बहुत ही सुंदर कृष्ण की मूर्ति उसे लाकर देगा। अब सिद्धार्थ को मूर्ति तो नहीं मिलती, इसलिए सिद्धार्थ घर पर जाता है और सीता नाराज ना हो इसलिए उसे शॉपिंग मॉल में ले जाता है। अब वहाँ पर सीता कपड़े देख रही होती है और सिद्धार्थ सामान की बिलिंग करने के लिए काउंटर पर जाता है। जब वो काउंटर का काम निपटा कर सीता के पास पहुँचता है तो उसे सीता कहीं पर नजर नहीं आती। सिद्धार्थ घबरा जाता है। वो मॉल के हर एक जगह पर सीता को ढूंढने लगता है, लेकिन उसका कहीं पर भी पता नहीं चल रहा था। फिर वो सीता के मोबाइल पर कॉल करता है, लेकिन असल में सीता अपना मोबाइल घर पर ही भूल गई थी। तो फिर सिद्धार्थ बिना देरी किए सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और अपनी पत्नी सीता के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। लेकिन अब इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं, पर फिर भी सीता के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। यहाँ सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अचानक ही सीता कहाँ चली गई, उसे कौन ले जा सकता है। अब इसी बीच सिद्धार्थ को याद आता है कि जब उसने शहर के गुंडे प्रकाश के खिलाफ केस लड़ा था, तो प्रकाश ने उसे धमकी दी थी कि वो उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। इसलिए उसे लगता है कि हो सकता है कि ये सब कुछ प्रकाश ने किया हो, क्योंकि वो भले ही जेल के अंदर क्यों ना हो, लेकिन वो अपने आदमियों से कहकर सीता को अगवा कर सकता है। इसलिए सिद्धार्थ तुरंत उसे मिलने के लिए जेल में जाता है। वो प्रकाश से कहता है कि अगर तूने मेरी पत्नी को अगवा किया है तो उसे तुरंत ही छोड़ दे। तो पहले तो यहाँ पर प्रकाश सिद्धार्थ से उल्टी सीधी बातें करने लगता है, तो सिद्धार्थ उसे बहुत ज्यादा मारता पीटता है। तो तब जाकर प्रकाश उसे बताता है कि उसका सीता के गायब होने के पीछे कोई भी हाथ नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया है। खैर, अब दोस्तों उसके अगले दिन हम कविता को देखते हैं, जो कि दिव्या के मर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। अब यहाँ पर दिव्या के दोस्तों से उसे पता चलता है कि दिव्या यहाँ पर पास ही के हॉस्टल में रहती थी। तो अब कविता अपने डीसीपी के साथ हॉस्टल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचती है। यहाँ हॉस्टल में वॉचमैन के जरिए कविता को एक लड़के के बारे में पता चलता है, जो हमेशा रात में दिव्या को हॉस्टल छोड़ने के लिए आया करता था। तो कविता अपने टीम के साथ जाकर दिव्या के उस बॉयफ्रेंड को पकड़कर थाने ले आती है। उसे बहुत ज्यादा मारने पीटने पर वो बताने लगता है कि दिव्या और उसका पहले रिलेशनशिप था, लेकिन कुछ महीने पहले ही हमारा ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद मैंने दिव्या को एक दो बार सिद्धार्थ नाम के लड़के के साथ देखा था, और वो भी बार में। तो दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस सिद्धार्थ को गिरफ्तार करके उसे कोर्ट में पेश कर देती है, क्योंकि दिव्या के बॉडी के पास जो ब्लड सैंपल मिला था वो ब्लड सैंपल सिद्धार्थ के ब्लड से मैच हो रहा था। लेकिन अब कोर्ट में पेश करने के बाद सिद्धार्थ खुद को बेगुनाह साबित कर देता है, इसलिए अदालत उसे बाइज्जत बरी कर देती है। लेकिन यहाँ पर राघव का सीनियर उसे खूब डांटता है कि तुम ऐसे ही किसी को भी कोर्ट में पेश ना किया करो। और अब वो दिव्या का केस पूरी तरीके से कविता को सौंप देता है और कहता है कि अब तुम इस केस को इंडिपेंडेंटली हैंडल करो, तुम्हें किसी को रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन हो गए थे, लेकिन पुलिस अभी तक दिव्या के केस को सुलझा नहीं पा रही थी। लेकिन अब इसी बीच कोई रत्नाकर की पत्नी श्वेता को भी मार देता है। श्वेता को बेहोश करके हत्यारे ने उसे किसी दूसरी जगह पर ले जाकर मार दिया था। अब जैसे ही श्वेता की लाश मिलती है तो कविता वहां पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल करने लगती है। श्वेता को उसके हत्यारे ने ट्रैक्टर में डालकर खेत में लाकर मारा था। अब यहाँ कविता को लाश के पास कुछ खास सबूत नहीं मिलता, लेकिन उसे एक बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज मिलती है। वो देखती है कि वकील सिद्धार्थ का वॉलेट श्वेता की लाश के पास पड़ा हुआ है। इस वजह से अब कविता सिद्धार्थ तक पहुंचती है और वो उसे गुस्से में कहती है कि तुमने सबूतों को नाकारा और पहली बार बच निकले, लेकिन तुम ये सोचने की गलती मत करना कि मैं राघव की तरह हूँ। अगर इन सारी हत्याओं के पीछे तुम्हारा ही हाथ हुआ ना, तो समझ जाओ मैं पूरे सबूतों के साथ तुम्हें यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाऊंगी।
अब दोस्तों सिद्धार्थ को यहाँ पर कविता की बातें समझ नहीं आ रही थी और साथ ही साथ उसे ये पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार उसका वॉलेट श्वेता के पास कैसे पहुंचा। एक तरफ सिद्धार्थ अपनी खोई हुई पत्नी को ढूंढ रहा था तो दूसरी तरफ कोई उसे इन मौतों में फंसाने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब दोस्तों अब सिद्धार्थ को असली हत्यारा को पकड़ना होगा, वरना सिद्धार्थ इस केस में फंस जाएगा। अब यहाँ से सिद्धार्थ खुद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वो जल्द ही अपने एक डॉक्टर दोस्त से मिलता है जो कि और कोई नहीं बल्कि वही डॉक्टर होता है जिसने दिव्या का पोस्टमार्टम किया था। उसके जरिए सिद्धार्थ को ये बात पता चलती है कि दिव्या के शरीर पर 3 तरह के ब्लड ग्रुप पाए गए थे। पहला ओ पॉजिटिव जो कि दिव्या का ब्लड ग्रुप था, दूसरा था एबी नेगेटिव जो सिमन से मिला और ये कातिल का ब्लड ग्रुप हो सकता है, और तीसरा ब्लड ग्रुप था एबी पॉजिटिव। अब ये एबी पॉजिटिव किसका है ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। तो अब इसी बारे में डॉक्टर अपने एक दूसरे डॉक्टर दोस्त से पूछते हैं तो तब उसे बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है कि कुछ लोगों के सीमन में ब्लड ग्रुप RH फैक्टर होने की वजह से सीमन में ब्लड ग्रुप नेगेटिव और असलियत में खून पॉजिटिव होता है। असल में दोस्तों ये RH फैक्टर हमारे ब्लड सेल में मौजूद एक तरह का प्रोटीन होता है। अगर ये मौजूद होता है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, नहीं तो हम उसे नेगेटिव कहते हैं, जैसा कि इस केस में एबी पॉजिटिव और एबी नेगेटिव है। खैर अब इसके बाद सिद्धार्थ और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने लगता है तो यहाँ पर उसे कुछ और क्लू मिलते हैं। फिर वो अपने डॉक्टर दोस्त की मदद से डीजीपी से मिलने जाता है ताकि वो उसे अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता सके। अब अगले दिन डीजीपी डॉक्टर के रिक्वेस्ट पर कविता के साथ सिद्धार्थ से मिलने के लिए पहुंचता है, जहां पर सिद्धार्थ उसे बताता है कि सर मैं उस जगह पर गया था जहां दिव्या का शव मिला था। वहां पर मुझे कुछ गहने, कुछ घास और पत्थर मिला जिस पर सी लिखा हुआ था। इसी के साथ एक सफेद कागज भी मिला जिस पर पीडीआर लिखा हुआ था। और दोस्तों सिद्धार्थ को कुछ ही दूरी पर नट बोल्ट भी मिले थे। असल में ये सारी चीजें वहां पर छोड़कर कातिल ने अगली हत्या का इशारा दिया था। मतलब कि श्वेता की लाश एक खेत में ट्रैक्टर में मिली थी। वो जगह इस पेडाडर गांव में है, यानी कि पीडीआर में। वो आगे ये भी बताता है कि फिर जब मैंने उस जगह को ध्यान से देखा जहां श्वेता का शव मिला था तो वहां पर मुझे कुछ रंगे बिरंगे धागे मिले। साथ ही ट्रॉली के नीचे एक मोटा काला धागा भी मिला जिस पर पी का निशान बना हुआ था। अब ये सब कुछ देखकर इन लोगों को समझ में आता है कि इन हत्याओं के पीछे कोई सीरियल किलर है जो हर 10 दिन में हत्या कर रहा है और इन क्लूज के जरिए वो हमें चैलेंज कर रहा है कि अगली हत्या वो कहाँ करने वाला है। दम है तो रोक कर दिखाओ। तो ये लोग सोचते हैं कि उसने तीसरी हत्या भी जरूर की होगी क्योंकि श्वेता के मरने के बाद 10 दिन हो चुके थे। अब श्वेता के लाश के पास जो रंगीन धागे मिले थे इससे उन्हें अंदाजा लग जाता है कि अगला कत्ल किसी कपड़े के मिल में हो सकता है। तो अब शहर से 40 किलोमीटर दूरी पर एक पुरानी मिल होती है तो हो सकता है कि अगली लाश उन्हें वहां पर मिले। इसी के साथ सिद्धार्थ डीजीपी को ब्लड ग्रुप के बारे में भी बताता है और कहता है कि असली कातिल का ब्लड ग्रुप एबी नेगेटिव नहीं बल्कि एबी पॉजिटिव है। और दोस्तों अब क्योंकि पुलिस को सिद्धार्थ के ऊपर ही शक था तो सिद्धार्थ खुद भी कविता के साथ मिलकर इस केस की जांच करना चाहता था, जिसके लिए डीजीपी भी उसे परमिशन दे देता है। तो उसके बाद सिद्धार्थ भी तुरंत ही कविता के साथ उस कपड़े की मिल में पहुंचता है तो वहां पर उन्हें एक लड़की की लाश फ्रिज के अंदर मिलती है जिसके चेहरे पर आई लिखा हुआ था और लाश के पास RNBR करके कुछ लेटर्स भी मिलते हैं। यहाँ पर किलर ने उस लड़की को फ्रिज में चूहों के साथ छोड़ा था जिसकी वजह से चूहों ने लड़की को बुरी तरीके से खरोचा था और ठंड की वजह से भी उसकी मौत हो गई। अब उस लाश के पास भी सिद्धार्थ का ड्राइविंग लाइसेंस पड़ा हुआ मिलता है। इससे साफ हो जाता है कि किलर किसी भी तरह से सिद्धार्थ को इस खून में फंसाना चाहता है। फिर दोस्तों सिद्धार्थ के सोचने पर उसे समझ में आता है कि RNBR मतलब रानी बाग नाम की एक जगह जहाँ पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। तो वहां पर पहुंचने के बाद सिद्धार्थ और कविता देखती है कि किसी की बॉडी वहां पर पहले से जल रही है, मतलब कि इस किलर ने पहले से एक और खून कर दिया था। अब दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और रात में जब सिद्धार्थ उन लेटर्स के बारे में सोचने लगता है तो तब उसे सारा मामला समझ में आता है। अब यहाँ पर 3 लाशों के पास जो 3 लेटर मिले थे उसमें से पहला C, दूसरा P और तीसरा I, तो इन सब से एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनता है और वो है IPC। और तीसरी लाश के पास उन्हें एक कागज मिला था जिस पर CF80 लिखा हुआ था। तो अब कातिल को पकड़ने के लिए सिद्धार्थ को इसे CF80 को डिकोड करना जरूरी था, तो इसलिए वो कविता के साथ मिलकर इसे डिकोड करने में लग जाता है। अब जब सिद्धार्थ इन लेटर्स को नंबर देकर देखता है तो CFA का मतलब बन जाता है 361 और आखिरकार सिर्फ T बच गया था। तो अब T लेटर 20वां अक्षर है। तो जब वो 361 को जोड़ता है तो उसे मिलता है अंक 10, यानी कि इससे बन गया था 2010। इस तरह से उन्हें नंबर मिलता है 361 और इससे पहले सिद्धार्थ को IPC का कोड मिला था। इसलिए अब सिद्धार्थ को यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता कि ये 2010 का केस नंबर IPC 361 है। तो सिद्धार्थ कविता के साथ तुरंत ही रिकॉर्ड रूम से इस नंबर की केस फाइल निकाल लेता है। अब उस फाइल को देखकर उसे एक आदमी का केस याद आता है। उस आदमी का नाम अजय था जिस पर एक लड़की के RAP का आरोप लगा हुआ था।
इस केस में सिद्धार्थ ने अजय को न कि सिर्फ जेल भिजवाया था, बल्कि उसे बहुत ज्यादा मारपीट कर पुलिस के हवाले भी कर दिया था। तो हो सकता है कि अजय अपनी सजा पूरी करके वापस आ गया हो और वो ही ये सारे कत्ल कर रहा हो। उसने सिद्धार्थ से बदला लेने के लिए उन 3 लड़कियों को मारकर उनके पास सिद्धार्थ के सबूत छोड़े, ताकि पुलिस सिद्धार्थ को पकड़े और वो फंस जाए। तो अब हमें यहाँ पर अजय की कहानी फ्लैशबैक के जरिए दिखाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि अजय और उसके दोस्त दिन रात लड़कियों के ही सपने देखते रहते हैं। अब जहाँ पर अजय रहता था उसी बिल्डिंग के फ्लैट में सिद्धार्थ भी रहता है। एक दिन सिद्धार्थ कहीं बाहर जा रहा होता है तो वहां पर उसे एक बच्ची खेलते हुए दिखाई देती है, जो वहां से खेलते हुए कहीं चली जाती है। कुछ समय बाद सिद्धार्थ देखता है कि उस बच्ची की माँ अपनी बेटी को ढूंढ रही है। तो सिद्धार्थ देखता है कि जिस खिलौने से वो लड़की खेल रही थी वो कार असल में एक फ्लैट के दरवाजे पर पड़ी हुई थी। दरअसल यहाँ पर घटिया अजय ने उस बच्ची को चॉकलेट देकर अंदर बुला लिया था। अब सिद्धार्थ उस बच्चे के रोने की आवाज सुनकर तुरंत ही अंदर घुस जाता है, जहाँ पर अजय बिना कपड़ों के था और वो बच्ची रो रही थी। सिद्धार्थ तुरंत ही उस लड़की को गोद में उठा लेता है और अजय को खूब मारता पीटता है। उसके बाद सिद्धार्थ ने अजय को पुलिस स्टेशन ले जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। फिर जब अजय को कोर्ट में पेश किया गया तो सिद्धार्थ ने उसके खिलाफ केस लड़ा, जिसमें कि आखिरकार अजय को 10 साल की जेल की सजा हुई। लेकिन अब शायद वो अपनी सजा पूरी करके वापस आ गया हो, क्योंकि इस घटना को बीते हुए 15 साल हो चुके थे। फिर सिद्धार्थ को यह भी पता चल जाता है कि जिस लड़की को अजय ने रानी बाग कब्रिस्तान में जिंदा जला दिया था वो और कोई नहीं बल्कि उसी बच्चे की माँ सिंधा थी। और जो लाश कपड़े के मिल में मिली थी असल में वो उस बच्ची काव्या की लाश थी, जो कि अब बड़ी हो गई थी। 10 साल पहले उस बच्चे के साथ गलत काम करने की वजह से वो जेल गया था। उसके बाद अजय ने दिव्या और श्वेता को सिर्फ सिद्धार्थ को फंसाने के लिए मारा था। अब सिद्धार्थ जब ये सब बातें बोल रहा होता है तभी उसे याद आता है कि अगर अजय ने मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया है तो जाहिर सी बात है कि उसने मेरी पत्नी सीता को भी अगवा कर लिया होगा। अब जैसे ये बात सिद्धार्थ को समझ में आती है, सिद्धार्थ कविता के साथ सीधा अजय को अरेस्ट करने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है। लेकिन घर पर पहुंचने पर उन दोनों को पता चलता है कि अजय तो पहले से ही मर चुका है। ये देखकर तो वो दोनों ही शॉक रह जाते हैं। फिर अजय के घर वालों से उन्हें पता चलता है कि जेल से बाहर आने के बाद लोग उसे खूब गालियां देने लगे थे, जिससे परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली। अब ये बात सुनकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ कविता से जलने वाला राघव मीडिया को बताता है कि वो लोग एक मरे हुए आदमी अजय को गिरफ्तार करने के लिए गए हैं। इस वजह से अब मीडिया कविता के ऊपर सवाल जवाब उठाने लगती है। अब इसी कारण की वजह से डीजीपी तुरंत ही सिद्धार्थ को इस मामले से हटा देता है, ताकि मामला और ज्यादा खराब ना हो। वो कविता को भी खूब डांटते हैं। अब ये सब कुछ होने के बावजूद भी वकील सिद्धार्थ चुप नहीं बैठता। वो और जांच करता है। तब उसे पता चलता है कि अजय जेल से रिहा होने के बाद वो कोच्चि गया था। वहां पर उसकी दोस्ती जुबैर नाम के एक लड़के के साथ हो गई थी और अजय के फेसबुक अकाउंट से सिद्धार्थ को ये जानकारी मिली थी। अब अजय के फेसबुक अकाउंट से सिद्धार्थ को ये जानकारी मिलती है और उसे सारा मामला समझ में आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। अजय ने फेसबुक पर एक ब्लड डोनेशन पेज बनाया था, ताकि वो किसी ऐसे शख्स को ढूंढ सके जिसकी ऊंचाई और ब्लड ग्रुप अजय से मेल खाता हो। और इसी दौरान उसे जुबैर मिल गया, जो उसके जैसे ही कद काठी वाला और सेम ब्लड ग्रुप वाला था। फिर दोस्तों अजय ने जुबैर को मार दिया और उसका शरीर जला दिया। इसमें उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि अजय ने खुद अपनी जान ली है, जबकि असल में वो जुबैर था। जुबैर के पिताजी ने असल में 1 साल पहले उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी और अजय ने जुबैर को कोच्चि से अपने शहर लाया था। उसके टिकट की डिटेल्स भी मिलती है, यानी कि उस वक्त जुबैर मर गया, मतलब कि अजय अभी भी जिंदा है, वो अभी तक मरा नहीं है। अब सिद्धार्थ यहाँ पर ये सारी बातें कविता को बता देता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अजय को कैसे पकड़ा जाए। अब इसी बीच हम देखते हैं कि सिद्धार्थ की बहन अनु को कुरियर वाले का फोन आता है। वो कहता है कि मैडम घर के बाहर आ जाओ। अब अनु जब बाहर जाकर गाड़ी के आसपास देखती है तो वहां पर तो कोई भी नहीं था। लेकिन दोस्तों तभी अनु की नजर किसी पर पड़ती है। अब उसे देखकर वो थोड़ा मुस्कुराती है, लेकिन दोस्तों अचानक ही वो आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है। अब लकीली इस हमले में अनु मरती नहीं है, उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। जब ये बात सिद्धार्थ को पता चलती है तो वह तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब यहाँ पर कविता उसे बताती है कि अनु ने मुझे बताया कि तुमने उसके ऊपर हमला किया था। अब मुझे तो पता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस ये बात नहीं मानेगी। वो जल्दी तुम्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी, इसलिए तुम्हें असली कातिल के खिलाफ जल्द से जल्द सबूत ढूंढना होगा, तभी तुम खुद को बचा सकते हो, वरना पुलिस तुम्हें असली कातिल समझकर गिरफ्तार कर लेगी। तो उसी रात सिद्धार्थ तुरंत ही उस जगह पर पहुंचता है जहां पर अनु पर हमला हुआ था। वहां पर सिद्धार्थ को पास के पेड़ पर एक टोकरी दिखाई देती है। उसमें से एक सड़ी हुई कागज की चिट्ठी मिलती है और ये बिल्कुल भी वैसा ही कागज था जो सिद्धार्थ को दिव्या की हत्या की जगह पर मिला था। अब उस कागज को ठीक से देखने पर उसे किसी जगह के बारे में पता चलता है और दोस्तों वो पता और किसी का नहीं बल्कि उसके ही दोस्त जोसेफ के एंटीक दुकान का था। तो सिद्धार्थ बिना देर किए तुरंत ही जोसेफ की दुकान पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक कमरे के अंदर सारे सबूत मिल जाते हैं।
जिससे कि उसे साफ साफ पता चल जाता है कि कातिल यहीं पर मौजूद है। तभी हम देखते हैं कि सिद्धार्थ के पीछे एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी उसी की तरह दिखाई दे रहा है। अब वो आदमी हंसते हुए सिद्धार्थ का मास्क उतार देता है। तो यहाँ पर आता है एक बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि एंटिक शॉप वाला दोस्त जोसेफ ही था। उसी ने इन सारे मर्डर को अंजाम देकर सिद्धार्थ को फंसाने की कोशिश की थी। फिर जोसेफ हंसते हुए सिद्धार्थ से कहने लगता है कि मैं असल में अजय ही हूँ, जो दुनिया के सामने जोसेफ बनकर रह रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर सारा सच सामने आ जाता है। दरअसल अजय प्लास्टिक सर्जरी करके अपना चेहरा बदलकर जोसेफ नाम से रह रहा था। फिर उसने ये एंटिक शॉप खोली और सिद्धार्थ से दोस्ती कर ली। उसके बाद अजय ने अपना बदला लेने के लिए सिद्धार्थ की पत्नी सीता को किडनैप किया और सिद्धार्थ के टेंशन में होने का फायदा उठाकर उसे नशे का आदी बना दिया। फिर उसने सिद्धार्थ की दिव्या से भी दोस्ती करवाई और सिद्धार्थ का ही मास्क पहनकर दिव्या को मार डाला। उसने सिद्धार्थ का ही मास्क पहनकर सीता को भी किडनैप किया था और सिद्धार्थ की बहन अनु को मारते वक्त अजय ने सिद्धार्थ का ही मास्क पहना था। इसलिए अनु को लगा कि उसके भाई सिद्धार्थ ने उसके ऊपर हमला किया है, तो यही बात उसने कविता को बता दी थी। अब यहाँ पर सिद्धार्थ अजय से अपनी पत्नी सीता के बारे में पूछता है कि बताओ मेरी पत्नी कहाँ पर है, लेकिन अजय ये बात बताने से मना कर देता है। तो इसी वजह से अब उन दोनों में बहुत ही जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं, जख्मी हो जाते हैं। तभी अचानक वो लड़ते झगड़ते हुए एक कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें सीता मिल जाती है। अब फाइनली सिद्धार्थ यहाँ पर अजय को जान से मार देता है और अपनी पत्नी सीता को बचा लेता है। इस तरह से दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये क्राइम की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हाल फिलहाल में रिलीज हुई नरसिम्हा मूवी आपने देखी है तो वो आपको कैसी लगी वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही और मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।